दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में तबलीगी जमात के कार्यक्रम में लॉकडाउन के नियमों की अनदेखी कर पर केंद्र सरकार गंभीर है। इस मुद्दे पर जीओएम के बैठक में चर्चा होने की उम्मीद है। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन की अध्यक्षता में इस वक्त जीओएम की बैठक चल रही है। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के निवास पर इस मुद्दे पर बैठक चल रही है। तो ये बैठकों का दौर फिलहाल शुरू हो चुका है। आप देखिए किस तरीके से दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में तबलीगी जमात के कार्यक्रम में लॉकडाउन के नियमों की अनदेखी पर केंद्र सरकार भी गंभीर दिख रही है, दिल्ली सरकार भी गंभीर लग रही है और इसी मुद्दे पर बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। रवि सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। रवि, जो ये मंत्रियों की बैठक हो रही है, इसमें फिलहाल किस तरीके के कदम उठाने पर चर्चा हो रही है? देखिए, क्योंकि अभी लगभग 40 मिनट पहले ये बैठक शुरू हुई है और जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। इसमें मंत्रियों का एक समूह है जिसमें प्रधानमंत्री ने इसका गठन किया था कोरोना के मामले पर। 10वीं बैठक है, 40 मिनट पहले से शुरू हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली में आंकड़े अभी तक कम थे, यानी कंट्रोल में थे। लेकिन निजामुद्दीन के मसले के बाद आंकड़ों में काफ़ी तेजी से उछाल आया है और इसको लेकर न सिर्फ दिल्ली सरकार बल्कि केंद्र सरकार भी चिंतित है। और इस बैठक में अब से थोड़ी देर के बाद हालांकि ये क्लियर हो जाएगा, लेकिन ये भी संभावना जताई जा रही है कि निजामुद्दीन के मसले पर इस बैठक में चर्चा होने वाली है। क्योंकि ये भी देखा गया है कि आखिर में इतनी बड़ी लापरवाही किस लेवल पर हुई है, किन अधिकारियों की संलिप्तता है इस पूरे मामले पर। पहलू हैं जिस पर जांच अब मुमकिन होगी, क्योंकि बहुत जरूरी है। ये लापरवाही तो हुई है, किस लेवल पर हुई है ये देखना होगा। सीधे रुक कर लेते हैं, विक्रांत भी हमारे साथ हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल दरअसल अपने निवास पर इस मुद्दे पर ही बैठक कर रहे हैं। विक्रांत, क्या ये बैठक शुरू हो चुकी है? देखिए, बिल्कुल बैठक इस समय चल रही है। एलजी के साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बात हुई है और सबसे बड़ी बात यह है कि करीब 1033 लोग वहां से निकाले गए हैं, जिसमें से 333 को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इसके अलावा 700 लोगों को क्वारंटीन किया गया है। 1000 से ज़्यादा लोग अलग अलग इलाकों में दिल्ली से बाहर भी निकल गए हैं, उनके बारे में पता किया जा रहा है। एक बहुत बड़ा खतरा इस पूरे मामले में सामने आ रहा है। इसके अलावा 24 लोगों का अभी तक यहाँ से जो निकले थे, तबलीगी जमात के जो लोग निकले थे, उसमें से 24 लोगों का पॉजिटिव कोरोना आ चुका है। तो निश्चित तौर पर अभी आज भी कुछ लोगों की रिपोर्ट आनी है और कल भी कुछ लोगों की रिपोर्ट आनी है। एक बड़ा आंकड़ा जिसकी आशंका लेकर के दिल्ली सरकार लगातार कल रात से, जब से परसों से पूरा मामला सामने आया है, कल इसकी पूरी जानकारी सामने आई थी और इसमें कई तरह की चूक भी साफ नजर आ रही है। जब दिल्ली सरकार ने 16 तारीख को यह आदेश जारी कर दिया था कि दिल्ली में 50 से ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, भले ही वो राजनीतिक कोई समूह हो या फिर धार्मिक हो या सामाजिक हो, किसी भी तरह की गतिविधि की अनुमति नहीं थी। उसके बावजूद 25 तारीख को तबलीगी जमात का कहना है कि उन्होंने इलाके की पुलिस और एसडीएम से संपर्क किया। तो करीब 10 दिनों तक उन्होंने इस बात को छिपाए रखा और जब तक लोगों की तबीयत खराब नहीं होने शुरू हुई तब तक इस बात को छिपाया। और बड़ी संख्या में वहां पर विदेशी नागरिक थे। तो कई ऐसी चीजें हैं जो इसमें चूक हुई हैं और निश्चित तौर पर इस मामले की पर ही अब देखिए इस बैठक पर निश्चित तौर पर चर्चा होगी, उस पर कार्रवाई भी होगी। लेकिन प्राथमिकता इसी बात पे है कि जो लोग अभी फिलहाल अस्पताल में भर्ती, उनकी रिपोर्ट क्या आती है और जो लोग अभी फिलहाल आइसोलेशन में हैं, उन पर भी निगरानी रखने की जरूरत है। आप सब रहिए हमारे साथ। दिल्ली में तबलीगी जमात के जलसे में शामिल होने वालों पर अब पुलिस की पैनी नजर है। सूत्रों के मुताबिक आंध्र प्रदेश से 711 लोग इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए थे, लेकिन अब पुलिस को उन 85 लोगों की तलाश है जो इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद लापता हो गए हैं। पुलिस को इतना पता है कि ज्यादातर लोग चित्तूर, गंटूर, कड़पा के रहने वाले हैं। उधर यूपी पुलिस भी तबलीगी जमात के जलसे में शामिल हुए 157 लोगों की तलाश 18 जिलों में कर रही है। यानी ये जो लोग जिनका अभी पता नहीं चल पाया, उनको ढूंढने की कोशिश हो रही है। संजय तिवारी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। संजय, जो लोग अभी जिनका पता नहीं चल पा रहा है, उनकी तलाश के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? अर्पिता, जो आंध्र प्रदेश एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग वो जो है उनको तलाश रहे हैं। जगह जगह रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोगों की मदद ली जा रही है, साथ में इंटेलिजेंस भी उनकी तलाश में जुटा हुआ है। लेकिन अभी तक 85 लोगों का पता नहीं लगा है। जो गवर्नमेंट के पास आंकड़े हैं उसके मुताबिक 611 लोग जो है वो वापस आए हैं, वहां से वापस आए हैं। लेकिन अभी तक जो गवर्नमेंट के पास 631 लोगों का ही आंकड़ा है, यानी 85 लोगों का कुछ पता नहीं चल रहा है कि वो कहाँ पर हैं। वो आंध्र प्रदेश में भी हो सकते हैं या दिल्ली में हो सकते हैं या फिर वो वहां से दिल्ली से कहीं और भी जा सकते हैं। जैसे कि कुछ सूत्रों का कहना है कि कुछ लोग उसमें से
दिल्ली से राजस्थान गए थे और फिर राजस्थान से घूम के उनको वापस आना था आंध्र प्रदेश, तो हो सकता है कि वो राजस्थान में भी हो। तो ये अभी तक जो है वो इस पर कुआसा बना हुआ है कि वो लोग कहाँ पर हैं, और यही सबसे बड़ी चिंता की वजह है कि वो 85 लोग कहाँ घूम रहे हैं, उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो कोरोना पॉजिटिव हैं। पॉजिटिव हो सकते हैं, यानी प्राथमिकता यही कि उन लोगों को ढूंढा जाए। फिलहाल संजय आप रहिएगा हमारे साथ। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में तबलीगी जमात में आए 18 और लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और एक दिन पहले भी तबलीगी जमात से जुड़े 6 लोगों की जो रिपोर्ट थी वो कोरोना पॉजिटिव आई थी। इस तरह से अब तक कुल 24 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सोमवार को दिल्ली में कुल 25 लोगों की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। इनमें से 18 लोग तबलीगी जमात के थे। वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके से 1000 से ज्यादा लोगों को निकालने का दावा किया। उन्होंने इनमें से 333 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाए जाने की जानकारी भी दी और ये भी बताया कि 700 लोगों को क्वारंटीन के लिए अलग अलग जगहों पर भेजा गया है। उन्होंने तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल हुए 24 लोगों को कोरोना की पुष्टि होने की भी जानकारी दी है। 330 लोग कल जिनको अस्पतालों में शिफ्ट किया गया है, कुल 1033 लोगों को कल शिफ्ट किया गया, जिसमें से 330-35 लोगों को अस्पताल में किया गया, बाकी 700 के करीब लोगों को डिफरेंट क्वारंटाइन सेंटर्स में भेजा गया है। अभी भी स्क्रीनिंग चल रही है और हो सकता है दोपहर तक सभी लोगों को वहाँ से हॉस्पिटल में या क्वारंटाइन सेंटर में भेज दिया जाएगा। पॉजिटिव केस इसमें टोटल 24 लोगों के पॉजिटिव केस मिल चुके हैं। अच्छा। जो कि मरकज यहाँ पर ठहरे हुए थे, तो अब तक 24 हैं। अंदाजा है कि 1500, 1600 या 1700 लोग रहे होंगे। कितने अभी तक निकाल चुके हैं? दिल्ली सरकार को जैसे इसकी सूचना मिली, पहले शायद कुछ 5 या 6 लोगों की तबीयत खराब हुई जो अनुमान के रहने वाले थे, RML में उनको एडमिट कराया गया था। 3 दिन पहले शायद वो पॉजिटिव आए हैं रात के टाइम, तो परसों हमें बताया गया कि भाई यहाँ पर 6-7 केस पॉजिटिव निकले हैं। उसके बाद से हमारी टीमें वहाँ पर बाहर बैठा दी गई, अंदर जाना अलाउ नहीं किया गया उन्होंने। तो हमने जितने भी लोग थे परसों से शिफ्ट कर रहे हैं। लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। मरकज से जुड़े हुए एक शख्स हैं, अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ साहब ये बताइए कि कहाँ चूक रह गई? बड़ी लापरवाही थी, लॉकडाउन था, उसके बावजूद यहाँ पर हजारों लोग इकट्ठा थे। क्यों आप लोगों को क्या समझ नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी भीड़ यहाँ पर इकट्ठा नहीं करनी चाहिए? भीड़ इकट्ठी नहीं की गई है। यहाँ हमेशा का एक रूटीन है, रेगुलर यहाँ मजमा आता है और जाता है। अच्छा। अगर वो इकट्ठा किया जाता है तब की बात है, क्योंकि हमने कॉल करके बुलाया हो। हमने अपना 21 तारीख को, 22 तारीख को पब्लिक कर्फ्यू था, पूरे मजमे को यहाँ से हमने हटा दिया। हमारे पास उसके फोटो मौजूद हैं जो हमने मजमा यहाँ से पूरा रिलीज किया है। पूरे अलग अलग सूबों में जहाँ जहाँ जैसे जैसे जो रास्ते थे सब हमने उसको रिलीज कर दिया था यहाँ से। अब 22 तारीख में जो मजमा आया है वो है जो रास्तों में, ट्रेनों में था, बसों में था, जो यहाँ तक पहुँचना था, जिसको अपने डिस्टेंस पर यहाँ से फिर जाना था। अच्छा। वो आकर के ब्लॉक, हमारे यहाँ तो कैपेसिटी 7-8 की रेगुलर की रहती है। अब उसमें से 1200-1300 जो बचे हैं वो लोग हैं जो आगे फंस गए हैं। और हम उसके लिए, हमारे थाने वाले भी हमें कोऑपरेट कर रहे थे, हम भी उनको कोऑपरेट कर रहे थे, साथ साथ जो है CDMO भी कर रहे थे, लेकिन आगे कोई सेंटर्स इस तरह के तैयार नहीं थे कि जो फौरी तौर पर उनको ट्रांसफर कर दिया जाए। उसमें कितने लोग थे? वही 2500 से 3000 हमारे होते हैं, 2500-2000 कभी, उसमें कोई ऐसा कोई एक लिमिट नहीं होती है, थोड़ा कम ज्यादा होते हैं वो। अच्छा। जी। जब दिल्ली में लॉकडाउन अनाउंस किया गया 23 तारीख को, तब यहाँ पर कितने लोग थे? वही तकरीबन 3000 के करीब का मजमा था। और उसको हमने पता क्या किया, हमारा प्रोग्राम 24 तारीख को खत्म हो रहा था, तो 24 की बजाय हमने उसको 23 तारीख को खत्म किया है। सबके ट्रेनों के टिकट बने हुए थे वो सारे कैंसिल, और उसके साथ साथ जितनी भी उस वक्त की फ्लाइटें थी, ये हुआ कि रात को 12 बजे तक फ्लाइट, अगले दिन 12 बजे तक फ्लाइटें चलेंगी। तो वो हमने रात को 12 बजे, 2 बजे तक, 2:30 बजे तक, उसकी सारी वीडियो हमारे पास मौजूद है। हमने पूरे सारे मजमे को, यहाँ अपनी जो पब्लिक टैक्सी थी उनसे उसको जो है पूरे मजमे को एयरपोर्ट भेजा, उनके सबके न्यू टिकट इशू किए हैं। जितनी डोमेस्टिक फ्लाइटें थी, कोई फेयर का कोई मसला नहीं था, जितने का भी फेयर हो, जितने का भी टिकट बने, कोई भी टिकट बने और कोई भी फ्लाइट में हो, तो सब मजमे को हम यहाँ से रवाना कर रहे थे। वहीं बीजेपी नेता संबित पात्रा ने दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में हुए तबलीगी जमात के कार्यक्रम को आपराधिक अनदेखी बताया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि कुछ लोगों के गुनाह की सजा पूरे देश को भुगतनी पड़ेगी। वहीं जेडीयू नेता राजीव रंजन ने सरकार के आदेश के उल्लंघन को तबलीगी जमात के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मिले कोरोना के मामलों की वजह बताया। देखिए, अगर बार बार दिशा निर्देशों की अवहेलना हम करते हैं तभी ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं। और 200 लोगों के सैंपल्स पॉजिटिव पाए जाने का मतलब बेहद खतरनाक हो सकता है, इसलिए कि ये 200 लोग किन लोगों के संपर्क में आए होंगे, उनके भी हिस्ट्री को खंगालने के बाद ये कहा जा सकेगा, उनके सैंपल्स देखे जाएंगे और उसके बाद पता चल सकेगा कि इन 200 लोगों की वजह से कितने हद तक कठिनाइयां बढ़ सकती हैं।
मुझे लगता है लॉकडाउन 21 का पालन हम सब करें, ईमानदारी के साथ करें। धर्म, जाति, उम्र और नस्ल को इस महामारी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये किसी को भी अपना शिकार बना सकती है अगर हम सावधानी बरतने में कोताही बरतेंगे तो। शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी ने तबलीगी जमात के कार्यक्रम में सरकार के आदेश की अनदेखी कर लोगों की जान जोखिम में डालने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। मोदी जी के हिंदुस्तान को लॉकडाउन करने का फैसला हिंदुस्तान की भलाई के लिए है, लेकिन कुछ कट्टरपंथी मुसलमान मोदी जी से दुश्मनी रखने की वजह से इस लॉकडाउन को विफल करने की कोशिश कर रहे हैं और लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। अगर खुदा न खास्ता ये महामारी मुस्लिम एरियो में फैलती है और उनमें किसी की मौतें होती हैं, तो उन मौतों के जिम्मेदार वो सब खुद होंगे और उनके परिवार के खिलाफ सरकार को चाहिए कि मुकदमे भी दर्ज कराएं। दिल्ली में मौजूद तबलीग मुख्यालय का दावा है कि पूरे साल उसके यहाँ लोग आते जाते रहते हैं। देश विदेश से हजारों लोग यहाँ आते जाते रहते हैं। सवाल ये कि आखिर तबलीग ने उन्हें क्यों रोका नहीं। तबलीग के कार्यक्रम में आए एक बुजुर्ग मौलवी की मौत अगर नहीं होती तो ये पता ही नहीं चलता कि कितनी बड़ी आफत आने वाली है। कश्मीर में 65 साल के एक बुजुर्ग मौलवी की मौत से तबलीग के कार्यक्रम का लिंक सामने आया। फिर तमिलनाडु में भी एक व्यक्ति की मौत हुई। तमिलनाडु से सैकड़ों की संख्या में लोग दिल्ली आए थे। अगली मौत मुंबई में फिलीपींस से आए एक मौलवी की हुई। इसके बाद कर्नाटक में भी एक मौत ने वहां की सरकार को तबलीग से जुड़े लोगों की जांच के लिए मजबूर कर दिया। सबसे ज्यादा मौत तेलंगाना में हुई, जहां 6 लोग कोरोना से मर गए। दिल्ली में भी तबलीग से जुड़े एक मौलवी की मौत हुई है। इनकी कोरोना जांच की रिपोर्ट आनी बाकी है। दिल्ली में अलग अलग अस्पतालों में 300 लोगों को रखा गया है। जावेद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ तमाम सहयोगी इस वक्त रवि, दीपक रावत और चंदन जुड़े हुए हैं। सबसे पहले जावेद का रुख करना चाहूंगी। जावेद, जिस तरीके से कह रहे हैं कि 3000 लोग हो सकते हैं, अभी ये कहा जा रहा है 1500 लोग हैं जिनकी तलाश की जा रही है। आंकड़े क्या हो सकते हैं? देखिए, जैसा कि यहाँ पर कुछ लोग बता रहे हैं कि यहाँ 2 से 3 हज़ार की भीड़ थी, लेकिन आंकड़े जो अभी तक आए हैं 1000 से ज़्यादा लोग यहाँ जो मरकज़ है तबलीग जमात का वहाँ से निकल रहे हैं। और अभी भी अगर आप तस्वीरों में देखेंगे, देखिए यहाँ से लोगों का आना जाना यहाँ से आना शुरू है। और मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊं, इनको क्वारंटीन किया जा रहा है और ये लगातार कल से ही चल रहा है। देखिए ये लोग जा रहे हैं। मैं ये बस भी आपको दिखाना चाहूँगा जिस बस में इनको लेकर जाया जा रहा है। आपको बता दें कि यहाँ से क्वारंटीन सेंटर इनको लेकर जाया जा रहा है, जहाँ इनको आइसोलेशन में रखा जाएगा, निगरानी इनकी रखी जाएगी। तो ये तस्वीरें हैं। 1000 से ज़्यादा लोगों के निकाले जाने की पुष्टि तो खुद मंत्री सत्येंद्र जैन ने की है, जो हम अभी सुन भी रहे थे। और यहाँ पर हमें एक बड़ी भीड़ अभी भी तस्वीरों में नजर आ रही है, अर्पिता। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये लोग हैं, ये इनसे पहले जो जमातें यहाँ से निकली हैं वो कहाँ गई होंगी, क्योंकि मरकज से देश भर में यहाँ जमातें निकलती हैं, देश के अलग अलग हिस्सों में निकलती हैं। वो अभी कहाँ हैं, उन्हें ट्रेस कर पाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये अब संज्ञान में आया है पिछले 2 दिन से। और उससे पहले यहाँ के लोग कहाँ गए, इस बात पर इसकी जांच गहन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ जिस तरह से 24 मामले सत्येंद्र जैन बता रहे हैं कि पॉजिटिव आए हैं, करीब 300 लोग अलग अलग जगहों पर एडमिट हैं। तो बेहद गंभीर स्थिति यहाँ है। बिल्कुल, उसको हम समझ भी रहे हैं। लेकिन जावेद, इसमें आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपना भी ख्याल रखें, मास्क को आप पहने रखिए, उसको उतारिए मत। वहीं दिल्ली पुलिस ने तबलीग के मुख्यालय पर सोमवार को छापा मारा। पुलिस का दावा है कि 1500 से ज्यादा लोग मिले, वो बुरे हालात में वहां रह रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन वहां नहीं हो रहा था। दिल्ली पुलिस के आरोप के मुताबिक बार बार चेतावनी के बावजूद तबलीग ने कार्यक्रम रोका नहीं। चेतावनी के बावजूद भारी संख्या में लोगों को इकट्ठा होने दिया गया। पुलिस का यह भी कहना है कि उसने तबलीग को 2 बार नोटिस भेजा, लेकिन तबलीग ने उसको नजरअंदाज कर दिया। तबलीग ने धारा 144 तोड़ते हुए वहां लोगों को इकट्ठा किया। पुलिस का आरोप है कि तबलीग के लोगों ने कोरोना का जांच करवाने से भी मना कर दिया। वहीं दिल्ली सरकार भी हैरान परेशान है। उसका कहना है कि हम लगातार लोगों को इकट्ठा होने के लिए मना कर रहे थे। दिल्ली सरकार ने पहले 12 मार्च को 50 से ज्यादा लोगों के एक जगह इकट्ठा होने के लिए मना किया, फिर 16 मार्च को 20 से ज्यादा लोगों को एक जगह इकट्ठा होने पर रोक लगाई थी। दिल्ली सरकार का यहाँ ये कहना है कि आयोजकों ने बड़ा अपराध किया है।
दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल से तबलीग के लोगों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है और यही नहीं, सरकार ने आयोजकों पर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश भी दिया है। सरकार की दलील है कि जब उन्होंने 12 मार्च से ही लोगों को इकट्ठा होने के लिए मना किया था तो आखिर तबलीग ने अपने कार्यक्रम रद्द क्यों नहीं किए। तबलीगी जमात पुलिस के आरोपों को सिरे से नकार रही है। उसका कहना है कि उसे बेवजह निशाना बनाया जा रहा है। तबलीग का कहना है कि मस्जिद में पूरे साल भर लोग 2 से लेकर 40 दिन तक रहते हैं। 22 मार्च को जिस दिन जनता कर्फ्यू लगा, सैकड़ों लोग मस्जिद में ही थे। तबलीग के मुताबिक इसने 1500 दिल्ली और आसपास के लोगों को वापस भेजा, जबकि देश और विदेश के रहने वाले 1000 लोग वहां फंस गए। तबलीग का यह भी तर्क है कि लॉकडाउन की वजह से लोगों को घर भेजना मुश्किल हो गया। तबलीग के मुताबिक उसे 24 मार्च को दिल्ली पुलिस की तरफ से धारा 144 के उल्लंघन का नोटिस मिला, जबकि उसने एसडीएम को अर्जी देकर 17 गाड़ियों के लिए पास मंगाया। तबलीग का यह भी कहना है कि 24 मार्च को तहसीलदार और मेडिकल टीम मस्जिद में आई थी। 26 मार्च को उन्होंने डीएम और एसडीएम को हालात की जानकारी भी दी। 27 मार्च को 6 लोग बीमार हुए हैं और उन्हें जांच के लिए ले जाया गया है। 28 मार्च को 23 और लोगों को जांच के लिए ले जाया गया है। दीपक रावत हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। दीपक, जिस तरीके की ये बात कही जा रही है कि उन्होंने नोटिस भेजा, 144 का उल्लंघन ना कीजिए, लेकिन यहाँ सवाल ये कि जब लोग इकट्ठा हो रहे थे तो आपने कार्रवाई क्यों नहीं की उस समय? देखिए, सवाल कार्रवाई पर ही उठ रहे हैं। जिस तरीके से इस पूरे मामले को अगर समझा जाए तो हम सुबह से ये बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 16 तारीख के आसपास दिल्ली सरकार ये साफ कह देती है कि 50 से ज़्यादा लोग एक साथ इकट्ठा नहीं होंगे। 2 से 3 दिन बाद एक नया ऑर्डर आता है, ये कहा जाता है कि 20 से ज़्यादा लोग एक जगह पर इकट्ठा नहीं हो सकते। साथ साथ 144 धारा भी लगा दी जाती है उसके कुछ दिन बाद। लेकिन दिल्ली पुलिस से जब ये सवाल पूछा जाता है कि इतनी बड़ी लापरवाही हुई और आप कहाँ थे, कार्रवाई क्यों नहीं की, ये पुलिस का कहीं ना कहीं जाना था, पुलिस को वहाँ पर बात करनी थी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो आसपास के थाने हैं उनको जानकारी नहीं होती। निजामुद्दीन थाने को हर साल ये जानकारी होती है कि इतनी तादाद में लोग यहाँ जमा होंगे, इकट्ठा होंगे और उसके आयोजन के तहत वहाँ सुरक्षा भी रखनी है, उसकी जिम्मेदारी पुलिस को होती है। लेकिन पुलिस साफ तौर पर यह कह रही है कि हमने 2 बार नोटिस भेजा। नोटिस कब भेजा? एक 23 तारीख को जब लॉकडाउन हो गया कंप्लीट तौर पर, और एक 28 तारीख को जब बात बहुत आगे बढ़ गई। इसके पहले कोई नोटिस नहीं, कोई जवाब नहीं। मरकज से पूछा जाता, उनका कहना है कि हम लगातार पुलिस के टच में थे, पुलिस से बात करने की कोशिश की कि यहाँ इतने लोग जमा हैं, कुछ लोग विदेश से भी आए हैं, कुछ लोग बीमार हो रहे हैं, उनको निकालने में मदद कीजिए, लेकिन यहाँ से कोई जवाब नहीं आया। यहाँ डीसीपी ऑफिस के बाहर हम सुबह से खड़े हैं। डीसीपी साहब से कई बार बात करने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि हम बात करेंगे, लेकिन अभी तक कोई बात नहीं हो पाई है। जॉइंट सीबी से भी आप हमारे साथ चंदन का रुख कर लेते हैं। एलएनजेपी हॉस्पिटल के बाहर है इस वक्त, वहाँ स्थिति वो बेहतर बता पाएंगे कि कितने लोग वहाँ पर हैं। चंदन, जरा बताइए कितने लोग अभी वहाँ पर हैं और जिनकी रिपोर्ट आनी है वो कब तक आ जाएगी रिपोर्ट? चंदन, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, एक बार फिर से कनेक्ट करने की आपसे कोशिश करेंगे, लेकिन इसी बीच जावेद मंसूरी का रुख कर लेते हैं, वो हमारे साथ है। जावेद, वहां पर अभी हाल क्या है, कितने लोग हैं और उनको कहां लेकर जाया जा रहा है? देखिए, लगातार यहाँ से लोगों को निकालने का सिलसिला जारी है। मैं अगर आपको दिखाऊं, मरकज यहाँ पर है निजामुद्दीन के सामने। अभी भी आप देखेंगे एक बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर खड़े हैं। मरकज की तरफ से जो बयान जारी किया गया उसमें कहा गया कि करीब 1000 लोग यहाँ पर हैं, लेकिन जिस तरह से यहाँ से लोग निकल रहे हैं, 1000 से ज़्यादा लोग यहाँ से निकल चुके हैं। करीब 700 लोग क्वारंटीन सेंटर भेजे गए हैं, करीब 300 लोग जो है अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं और अभी भी यहाँ पर एक भीड़ यहाँ पर जमा है जो लगातार यहाँ पर एक छोटा सा मेरा यहाँ ये सवाल कि मैं देख पा रही हूँ कि ये लोग एक साथ बहुत ग्रुप में ही खड़े हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात कही जा रही थी, क्या वहां पर उसको फॉलो नहीं कराया जा रहा है? कम से कम आप इनको दूर तो रखिए एक दूसरे से। देखिए, बिल्कुल तस्वीरें अपने आप बोल रही हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो लाइन लगाकर कतार में खड़े हैं, वो डिस्टेंस हमें नहीं नजर आ रहा है, जिसकी बात हम लगातार कर रहे हैं कि कोरोना से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। हम वहां पर दिखा रहे हैं, एक कैंप भी लगा है जो प्रशासन की तरफ से लगाया गया है, जब प्रशासन के लोग हैं, जब डॉक्टर जावेद, ये तो लापरवाही की हद है। पहले आप देखते नहीं है, इतनी बड़ी लापरवाही हो जाती है और आज जब ये केसेस सामने आ रहे हैं उसके बाद भी हम तस्वीरों में जो देख रहे हैं वो भी यही दिखा रही है कि अभी भी वहां पर लापरवाही हो रही है। चंदन का रुख कर लेते हैं, एलएनजेपी अस्पताल के बाहर है। चंदन, अगर आवाज आप तक मेरी पहुंच रही हो तो जरा बताइए कि जो रिपोर्ट आनी है वो कब तक आ जाएगी बाकी बचे लोगों की?
देखिए अर्पिता, जिन 85 लोगों को रविवार को एलएनजेपी में एडमिट कराया गया है उनकी रिपोर्ट आज आएगी, और जिन लोगों को कल एडमिट कराया गया 102 ऐसे लोग हैं उनकी रिपोर्ट कल आएगी। यानी कि 85 लोगों के रिपोर्ट आने के बाद ये तय हो जाएगा कि कितनी बड़ी मात्रा में इन्फेक्शन हुआ है। बड़ी गलती हुई है, लोगों ने भी लापरवाही की है, पुलिस प्रशासन की गलती है, और इस गलती का खामियाजा कितने लोगों को भुगतना होगा ये पहली रिपोर्ट बताएगी, जो कि आज आएगी 85 लोगों की। तो ये तमाम हमारे सहयोगी बने हुए थे जो अपडेट हम तक पहुंचा रहे थे कि किस तरीके से स्थिति है। रिपोर्ट पर इस वक्त नजर होगी, शाम तक रिपोर्ट भी आ जानी 85 लोगों की। आप सब का बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं मुंबई के कुर्ला में मौजूद बीएमसी का स्कूल इन दिनों ऑपरेशन हब बना हुआ है। यहाँ रोज सुबह बीएमसी कर्मचारी पेट्रोल, डीजल, केमिकल्स और कोरोना के चुने गए इलाकों में दवाओं के छिड़काव के लिए अपने गन्स तैयार करते हुए एक साथ उतरते हैं। कोरोना के बढ़ते दुष्प्रभाव लॉकडाउन के बीच जो है हर रोज बीएमसी के कर्मचारी यहाँ पर देखें अगर आप तो दिखाई पड़ेगा कि अपनी गन्स के साथ हर एक इलाके में निकलने की तैयारी कर रहे हैं। ये वो गन्स हैं जो आपको साफ तौर पे दिखाई पड़ेंगी, जो लेकर हर कर्मचारी सुबह तड़के निकल जाता है, अपने अपने इलाकों में फॉगिंग कर रहा है, और कहीं ना कहीं जो है जो स्वच्छता है उसको ध्यान में रखने के मद्देनज़र जो है ये पूरी फॉगिंग की जा रही है। डीजल, पेट्रोल और केमिकल जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं, और इन केमिकल्स के इस्तेमाल करने के साथ ही जो है कोशिश की जाती है कि इलाके में स्वच्छता बनी रहे। सर, एक चीज़ जानना चाहूँगा, कोरोना का असर हुआ है उस दौरान जो है कोरोना के लिए ये मशीन है और वो दवा है सोडियम हाइपोक्लोराइड, वो MCR करके जहाँ पे कोरोना का केसेस लाया है वहाँ पे मारने जा रही है। जिन इलाकों में होता है उन इलाकों में इसका छिड़काव करने से क्या फ़ायदा होता है सर? जंतुनाशक है, जैसे जंतु मर जाते हैं जो है उनके। कोरोना वायरस से निपटने के लिए अब ट्रेन की बोगियों को आइसोलेशन वार्ड में बदला जा रहा है। मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी से अस्पतालों में बिस्तरों की कमी पड़ने का अंदेशा है, जिससे निपटने के लिए रेलवे ने अपनी तरफ से तैयारियां तेज कर दी हैं। अजमेर में रेलवे के कई कर्मचारी बोगियों को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील करने में जुटे हैं। इन बोगियों में बीमार लोगों को रखने के लिए बेड के साथ ही जरूरी उपकरण भी लगाए गए हैं, जबकि एक मरीज से दूसरे मरीज को कोई खतरा ना हो इसके लिए बोगियों के अलग अलग हिस्सों में प्लास्टिक के पर्दे भी लगाए गए हैं। ट्रेन की इन बोगियों में रहने वाले लोगों के लिए टॉयलेट के साथ ही नहाने के लिए बाथरूम का भी इंतजाम किया गया है। साथ ही इन बोगियों में साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखा गया है, जबकि गर्मी से निपटने के लिए सभी पंखों की भी जांच कर ली गई है। मरीजों को रखने के लिए बनाई गई इन बोगियों को इमरजेंसी के वक्त देश के किसी भी हिस्से में ले जाया जा सकता है। बताया गया कि पूरी तरह से तैयार किए गए एक कोच को मंजूरी के लिए अधिकारियों के पास भेजा गया है और मंजूरी मिलने के बाद इनका उत्पादन तेज कर दिया जाएगा। इंदौर में कोरोना के 17 नए मामले सामने आने के बाद मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों की संख्या है वो अब 64 तक पहुंच चुकी है, और जबकि मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 5 हो गई है। मध्य प्रदेश में इंदौर से कोरोना के सबसे ज्यादा 44 मामले सामने आ चुके हैं। इंदौर बीती रात कोरोना वायरस से पीड़ित 49 वर्षीय महिला के अस्पताल में मौत हो गई। पीड़ित महिला डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से पीड़ित थी। मध्य प्रदेश के कई जिलों में लॉकडाउन का पालन न करने वालों की ड्रोन से निगरानी की गई। आरोप है कि लॉकडाउन लागू होने और बार बार अपील के बावजूद कुछ लोग बेवजह अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, और उन्हीं लोगों की पहचान करने के लिए पन्ना में पुलिस ने ड्रोन की मदद ली। ड्रोन के जरिए पूरे इलाके की निगरानी की गई ताकि बिना किसी काम के घरों से बाहर निकलने वाले लोगों को पकड़ा जा सके। बताया गया कि ऐसे लोग पुलिस को आता देख वापस अपने घरों में चले जाते थे, इसलिए पुलिस उन्हें नहीं पकड़ पा रही थी। जैसे पुलिस वापस जाती है फिर से लोग भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, जो कि काफ़ी खेदपूर्ण है। इसलिए हम लोगों ने अभी नई व्यवस्था करी है कि हम लोग ड्रोन के थ्रू मॉनिटरिंग करेंगे। पन्ना के अलावा खटीमा में भी लॉकडाउन तोड़ने वालों पर सख्ती के लिए ड्रोन की मदद ली गई। हालांकि कोरोना वायरस के खौफ से वहां सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए ड्रोन तैनात कर दिए ताकि 21 दिनों के लॉकडाउन को पूरी तरह सफल बनाया जा सके। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में तबलीगी जमात के एक कार्यक्रम में शामिल होकर लौटे 10 लोगों की कोरोना वायरस की वजह से मौत की खबर है। मरने वाले लोगों में सबसे ज्यादा तेलंगाना के हैं। बताया जा रहा है कि तेलंगाना में तबलीगी जमात के कार्यक्रम से लौटे 6 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। इसके अलावा दिल्ली, कर्नाटक, तमिलनाडु और कश्मीर में भी तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल हुए एक शख्स की मौत की खबर है। बताया गया कि सभी लोग 13 से 15 मार्च के बीच दिल्ली में हुए तबलीगी जमात के उस कार्यक्रम में शामिल हुए थे जिसमें करीब 2000 लोगों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। दिल्ली और यूपी सरकार ने कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों के इलाज में जुटे डॉक्टरों और दूसरे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बड़ा फैसला लिया है।
जानकारी के मुताबिक दिल्ली के लोकनायक अस्पताल और जीबी पंत अस्पताल के डॉक्टरों को एक 5 स्टार होटल में ठहराने का इंतजाम किया गया है। बताया जा रहा है कि कोरोना पीड़ित मरीजों के इलाज में जुटे इन डॉक्टरों के लिए इस होटल में 100 कमरों की व्यवस्था की गई, जहां डॉक्टरों के रहने, खाने और पीने समेत दूसरे सभी खर्चे दिल्ली सरकार उठाएगी। साथ ही दिल्ली के 21 अस्पतालों में डॉक्टरों को 14 दिन काम करने के बाद 14 दिन की छुट्टी दी जाएगी, लेकिन उन्हें घर जाने की इजाजत नहीं होगी। वहीं यूपी की राजधानी लखनऊ में भी जिला प्रशासन ने डॉक्टरों के ठहरने के लिए 4 होटल का इंतजाम किया है, क्योंकि उनके अस्पताल से घर जाने पर इस बीमारी के फैलने का खतरा है, जिसे रोकने के लिए इन होटल में डॉक्टरों को क्वारंटीन किया जाएगा। तबलीगी जमात के उन तमाम लोगों की पहचान करने और उनकी जांच करवाने के लिए उत्तर प्रदेश डीजीपी मुख्यालय ने पुलिस कप्तानों को खास निर्देश जारी किए हैं। मुख्यालय ने उन तमाम जिलों की सूची भी तैयार करने का निर्देश दिया जहां तबलीगी जमात के लोग हो सकते हैं। अभी तक 157 लोगों के नाम और उनके नंबरों का पता चला है, जिनकी जांच पुलिस कर रही है। कि जिस तरह दिल्ली में आपने देखा कि निजामुद्दीन इलाके में भारी संख्या में तबलीगी समाज के लोग जुड़े, 157 लोगों की सूची यूपी के डीजीपी मुख्यालय ने भी जारी की, उसको लेकर क्या तैयारी है? ये बहुत गलत है। मतलब मुझे लगता है कि इतनी दुख की घड़ी में, इतनी विपत्ति काल में अगर उन लोगों ने इस तरीके का आयोजन किया, धार्मिक आयोजन किया, सबको जुटाया और पूरे देश को एक विभीषिका में ढकेलने की तरफ काम किया, बहुत गलत है। इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो चिन्हित किए जाएंगे उसमें धार्मिक समारोह में शामिल होने लोग, वो लोग अलग रखे जाएंगे और उससे प्रदेश को और देश को बचाया जा सकेगा। कोरोना वायरस से लोगों को आगाह करने के लिए देश भर में कई पुलिस अफसर अब गानों के जरिए उन्हें समझा रहे हैं। यूपी से महाराष्ट्र तक पुलिस वालों का ये नया तरीका लोगों को पसंद भी आ रहा है। और इसी की झलक छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में दिखी, जहां सिविल लाइंस थाने के प्रभारी ने ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में जाकर गाने के जरिए लोगों को लॉकडाउन की अहमियत समझाई। इस दौरान लोग अपने घर की बालकनी से तालियां बजाकर पुलिस की मुहिम को समर्थन देते दिखे। वहीं जो लोग पुलिस वालों की सुरीली अपील से भी नहीं सुधरे, उनकी आरती उतारकर बिलासपुर पुलिस ने गलती का एहसास कराया। यूपी के मऊ में भी लॉकडाउन के दौरान एक चौकी इंचार्ज ने गाने के जरिए लोगों को कोरोना वायरस के संकट से सावधान किया। महाराष्ट्र के पुणे में भी पुलिस ने फिल्म लगान के हिट गाने की धुन पर मराठी गीत तैयार किया, जिसके जरिए लोगों को घर में रहने के लिए समझाया गया। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में हुए तबलीगी जमात के कार्यक्रम में दिल्ली पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए। मजहबी लोगों से, रिलीजियस लीडर से ये उम्मीद की जाती है कि वो दूसरे लोगों को समझाएंगे, ना कि ये कि वो खुद नासमझी का सबूत देंगे। एक बड़ा नासमझी का कदम है और मैं उम्मीद करता हूं कि मुस्तकबिल के अंदर जिम्मेदारी का सबूत ये लोग देंगे। जहां तक सवाल FIR का है, ये फैसला मैं दिल्ली सरकार के ऊपर छोड़ता हूं कि वो क्या कदम